हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 8 का भूगोल का जो दूसरा चैप्टर आपके सामने है। तो चलिए इस ये वीडियो प्रेजेंटेशन को जो है देखते हैं। क्लास 8 का भूगोल का चैप्टर हम सब देखते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अहम चैप्टर है, आपके बहुत काम आने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं आप बहुत गौर से, बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और एक एक पॉइंट को जो है नोट करेंगे। कॉपी और पेन आप तैयार रखिए। एक जो है इस अध्याय को जो है ये समझ लीजिए कि आपका एजुकेशन का एक सफ़र जो शुरू होने वाला है और उस सफ़र के लिए, उस टूर के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। अपनी पूरी तैयारी के साथ कॉपी, पेन, पेंसिल और बुक आपके सामने होनी चाहिए और जो है चैप्टर आपके सामने जो है मौजूद है। तो चलिए हम देखते हैं आज का क्लास 8 का यह चैप्टर आपके सामने। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ इज समी खान। आज हम जो है आपके सामने क्लास 8 का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, यानी भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। हम जो है इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का ये नया चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि जो जो स्टूडेंट अपना करियर जो है ज्योग्राफी के अंदर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम जो है ये पढ़ने वाले हैं कि जो है लैंड और सॉइल के अंदर क्या डिफरेंस है, वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये सारे के सारे हमारे यह लाइफ के अंदर जुड़े हुए जो है मतलब पॉइंट है और ये हमारी ये जिंदगी के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर जो है आप जो देखेंगे जो है बहुत सारी ये नई चीजें कि हम जो है जिस जमीन पे जो रहते हैं वो जो है हमारे लिए जो है अगर पूरी पृथ्वी के अंदर हम जो है वो करें, इसके जो बाइफिकेशन करें तो हम जो ये पाएंगे कि जो है जो हमारी जो है 70% जो है जमीन पे जो है समुंदर है, यानी जो है ओशियन है, और जो 30% है वो जमीन का जो है टोटल सरफेस एरिया का वो रहने लायक है। लेकिन वो भी सारा रहने लायक नहीं है क्योंकि जो वो भी उसके अंदर स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। वो उसमें जो नहीं रहने वाले जो है एरिया क्या है, माउंटेन वो भी एक जमीन है, प्लेन एरिया वो भी एक जमीन है, डेजर्ट डेजर्ट के अंदर आप नहीं रह सकते, फॉरेस्ट के अंदर आप नहीं रह सकते। तो जो है जिस पार्ट के अंदर आप नहीं रह सकते तो वो एरिया हमारा रहने योग्य जो है कम हो जाता है। इस तरह जो पहाड़ हैं, मैदान है, रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, ये अलग अलग जो है जमीन के जो हिस्से हैं। लेकिन ये सारे के सारे ये जमीन के जो हिस्से जो है रहने योग्य जो है जब भी होते हैं जब वहां पे बहुत सारी जो है फैसिलिटी जो है मौजूद हो और जो है वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर है वो ये रहने वाला जो है वो, तभी हम जो है उस जगह पे उस जमीन पे जो है रह सकते हैं। तो यानी जिस जमीन पे आप पैर रख सकते हैं वो जमीन जो है क्या है, वो ही लैंड है। अब इसके बाद जो है आप ये देखें कि सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल क्या होती है? अब सॉइल और लैंड के अंदर ये देखिए बहुत ये बड़ा ये डिफरेंस है। लैंड के अंदर जो है जो रहने वाला जो हिस्सा है वो मतलब जो है आपका जो भूमि यह कहलाता है, और बाकी सॉइल के अंदर यानी वो सारी जो है मतलब जो पेड़ पौधे या जो है जो जिस पे जो मतलब कोई भी मिट्टी के अंदर वो या तत्व जो सारे मौजूद हैं जो कि जो है पौधों को उगाने में, पेड़ों को उगाने में सहायक होते हैं और पेड़ों को जो है बनाए रखते हैं। तो इसके अंदर जो है इस चैप्टर के अंदर हम जो क्या पढ़ने वाले हैं, अब ये देखिएगा हम जो है आपने जो देखा लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जो है ये लैंड रिसोर्सेज के बारे में आपको बता दिया जाए तो जो है इसके अंदर जो है हम ये देखते हैं कि जो है हमारी पॉपुलेशन जो है दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है और जो हमारी जो लैंड है, रहने योग्य जो है जो जमीन है वो बहुत कम है। तो हमारे पास जो चुनौतियां हैं, कुछ जो है चैलेंजेस हैं, वो क्या है कि लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन,
और डेजर्टिफिकेशन, ये जो है ये चैलेंजेस हमारे सामने है। इसके बाद है प्राइवेट लैंड है, फिर कम्युनिटी लैंड है, फिर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है, ये सारी की सारी है। अब कम्युनिटी या लैंड कौन सी होती है? जिस जमीन को जो है सभी जो है तकरीबन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो कम्युनिटी लैंड कहलाएगी। और बाकी जो है जो जमीन जो है बाकी प्राइवेट प्रॉपर्टी या जिनके पास है, जो उसके जो निजी मालिक हैं, वो जो है इस जमीन पे जो है मतलब जो प्राइवेट ओनर कहलाते हैं, उसे निजी भूमि कहते हैं। तो यानी हम ये भूमि को भी जो है सामान्यतः जो है दो हिस्सों में जो है बांटते हैं, रहने योग्य और ना रहने योग्य। नहीं रहने योग्य के अंदर पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, ये क्षेत्र ये जो है रहने योग्य नहीं है। पहाड़ पे आप नहीं रह सकते, रेगिस्तान में आप नहीं रह सकते। तो इस तरह आपने जो देखा कि हमने जो है कुछ जो है पॉइंट जो है इसमें से नोट किए। आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है जमीन के बारे में और मिट्टी के बारे में अभी हम जो है और विस्तार पूर्वक जो पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम और देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो है लैंड यूज यानी भूमि का उपयोग, यानी ये जमीन का उपयोग कहाँ कहाँ हम यह कर सकते हैं। हम जो है कृषि के अंदर करते हैं, वानिकी यानी जो वनों के अंदर जो है वन बनाने में, खनन के अंदर यानी जो है जो हम जो है कोयला है और जो है खनिज लवण है या जो है पेट्रोलियम है, उनको हम जो है खनन करके जमीन को खोद करके जो है अपने उपयोग के लिए निकालते हैं। मकान बनाने में जमीन का उपयोग होता है, सड़कें बनाने में यह जमीन का उपयोग होता है, उद्योगों की स्थापना करने में जमीन का इस्तेमाल होता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। भौतिक कारक कौन से हैं? स्थलाकृति यानी उस जमीन की आकृति कैसी है, मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज और पानी की उपलब्धता कैसी है। मानव कारक कौन से हो सकते हैं? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, और निजी भूमि और सामुदायिक भूमि और सामान्य संपत्ति संसाधन। तो ये जो है सारे के सारे जो है जमीन के जो इस्तेमाल हैं, भूमि के यूज हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, building houses, road and setting up of industry, use of land is determined by physical factor. Physical factor, topography, soil climate, mineral and availability of water. Human factor के अंदर population and technology, private land में community land and common property. आप जो community land जो कौन सी जो समझते हैं, जैसे कि जो कोई community hall है या जो है कोई प्राइवेट मतलब जो कम्युनिटी जो है शौचालय है, उसको आप जो ये कह सकते हैं कि जो उनको जो सभी यूज कर सकते हैं। गांव के अंदर जो चौपाल होती हैं या जो है मतलब जब रिक्रिएशनल या सेंटर होते हैं, उनको जो है हम जो है कम्युनिटी के लैंड कह सकते हैं कि जो है उनका यूज जो है सभी कर सकते हैं। तो ये जो है हमने जो है देखा इसके अंदर कि जो है जमीन का यूज क्या क्या होता है, भूमि का उपयोग क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ भूमि को हम उपयोग कर सकते हैं। और ये भूमि जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रिसोर्सेस है। भूमि का उपयोग के बाद जो है हम जो है करते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण। हम जो है इस संसाधन का संरक्षण कैसे करें, यानी यह कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। भूमि के क्षरण की जांच निम्न विधि से की जाती है: वनोरोपण, भूमि सुधार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का नियमित उपयोग, अधिक चराई पर जांच। अब जो है लैंडस्लाइड, ढलान के नीचे चट्टान, मलबे और प्राकृतिक सामूहिक संचालन। कारण क्या हो सकता है? भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, खनन है और वनों की कटाई आदि। और हड़ताल, जीवन और संपत्ति की बाढ़, ये कई समस्याएं जो है शमन तंत्र के अंदर जो है यूज होती हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक बाय फॉलोइंग मेथड, यानी जो है भूमि का जो है मतलब जो हम जो है डिग्रेडेशन होने से जो कैसे रोक सकते हैं, हम जो है रोक सकते हैं कि जो है अधिक से अधिक जो है वन लगाएं, वन फॉरेस्टेशन करें, लैंड रिक्लेमेशन करें। भूमि सुधार का मतलब ये है कि अगर हम जो है किसी जमीन पर जो है बहुत अधिक जो पौधे जो है उगाएंगे, तो वहां पे जो है क्या होगा कि जो जमीन जो है कुछ दिन बाद जो है वो वहां की जो है सुधर जाएगी, जो है भूमि जो है का सुधार होगा। रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। अब रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड यानी जो भी कीटनाशक वगैरह हैं, इनका हम जो है रेगुलेटेड यानी या बिल्कुल इनका जो है यूज कंट्रोल वे में करेंगे,
तो हम जो है भूमि संसाधन को संरक्षण कर सकते हैं। अब जो है बात करते हैं चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब ओवर ग्रेजिंग जो क्या समझते हैं, जितने भी जो पशु जो है हम मतलब जो चराई के लिए हम जो छोड़ते हैं, तो यह पशु को तो नहीं पता होता, बकरी को तो नहीं पता होता, भेड़ को तो नहीं पता होता, वो जो है जमीन के अंदर जो है जो खींच करके अपने जो है से जो दांत से जो है मुंह से जो है वो घास को जो है खाती है। तो वो जो क्या होता है कि जब भूमि अधिक चराई से मतलब यह है कि जो उस एरिया की जो जमीन है वो जो है उसकी मिट्टी जो है कि जो ऊपरी परत है वो भी उखड़ जाती है। वो तो इतना जो सिविलाइज नहीं होता जो है भेड़ बकरी, वो क्या करते हैं वो अपने जो है मुंह से जो है उखाड़ लेते हैं उसको जो है घास को, और उससे जमीन की जो ऊपरी परत है, भूमि की ऊपरी परत है, मिट्टी है, वो भी उखड़ जाती है, जो कि जो है आगे जो है उगाने के लिए वो भी बहुत उपयोगी होती है। तो यानी हम जो ओवर ग्रेजिंग को रोकें, यानी ओवर ग्रेजिंग को रोकने का तरीका यह है कि यह जो पशु चरने के लिए हम वैसे ही जो लावारिस जो छोड़ देते हैं कि वो कहीं भी या किसी भी घास के मैदान में जाएं और मुंह मार करके जो खाने लगे, तो अब जो है होगा क्या कि जो है उस जगह की जो जमीन जो है कि जो मिट्टी है वो खराब हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करें कि पशुओं को जो खिलाने के लिए चारे का अलग से जो इंतजाम करें, ताकि जो है उनको जो है चरने के लिए जो खुले मैदान में ना जाना पड़े। तो ये बात तब क्लियर हो गई। अब बात आती है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से कैसे होता है, यानी जो है ढलान, मास मूवमेंट ऑफ रॉक डिब्रीज और अर्थ डाउन स्लोप। जब ऊपर से जो है मास मूवमेंट यानी बहुत सारी जो चट्टाने और जो है कंक्रीट जो है नीचे गिरते हैं, तो जो है वो भी जो है हमारे लिए खराब जो होता है। और इसके काजेस क्या है कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, वोल्केनोज है, माइनिंग है और डिफोरेस्टेशन है, यानी यह वनों की कटाई वगैरह ये सब जो है शामिल है। इसका फायदा, इसका जो है असर क्या होता है, जो है जीवन की जो संपत्ति की में जब बाढ़ की जो समस्या आ जाती हैं और जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरह जो है ये जो है भूमि संसाधन के बारे में आपने जो पढ़ा, संसाधन का संरक्षण कैसे करें, इनको कंजर्व कैसे करें, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जो है बात करेंगे और जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम जो बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक। अब बात करेंगे हम मिटिगेशन मैकेनिज्म यानी न्यूनीकरण क्रिया विधि, रिडक्शन मेथड। यानी रिडक्शन का मतलब रिड्यूस करना, जो है खतरों को जो है कम करना, या जो है किसी चीज को जो है कम करने की जो टेक्निक को जो है हम मिटिगेशन मैकेनिज्म कहते हैं। और वैज्ञानिक तकनीकों में उन्नति, ये कैसे जो है पॉसिबल है, ये जो है ध्यान से सुनिएगा। Factor cause landslide and how to manage them, hazard mapping to locate area prone to landslide. Hence, such area can be avoided for building settlement. Construction of retention will be stop land from slipping, increase in vegetation cover to arrest landslide, the surface drainage control works to control the movement of landslide along the rainwater and the spring flow. अब भूस्खलन भूस्खलन के कारण यानी लैंडस्लाइड के कारण बनने वाले कारक और उनका प्रबंधन कैसे करें, उनको कैसे अरेंज करें। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए हैजर्ड मैपिंग की जाती है, यानी पता ये लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है कैसे जो है लैंडस्लाइड और क्यों आता है, इनके कारणों की जो है कि ये एक लिस्ट बनाई जाती है, उसको हम हैजर्ड मैपिंग कहते हैं। इसलिए बस्तियों के निर्माण के लिए ऐसे क्षेत्रों से बचा जा सकता है। जहां पे भी जो है हम निर्माण जो है कोई कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो हम जो है उस एरिया की जो है पहले मैपिंग करके जो है उसकी टेस्टिंग करके जो है ये जांच करते हैं कि इस एरिया के अंदर भूकंप या जो है कोई और दूसरे जो नुकसान तो नहीं हो सकते। और जब जो है वो मिट्टी या उस जमीन को जो अगर हम टेस्ट करके जो है ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो है ये जो है रहने योग्य जमीन बनाई जा सकती है, यहाँ पे जो कॉलोनी बसाई जा सकती है, तो हम जो है ऐसे जो क्षेत्रों को जो है मतलब जो खतरों से जब बचा जा सकता है। जमीन को खिसकने से रोकने के लिए रिटेंशन वॉल का निर्माण। आप पहाड़ों के ऊपर जो है देखा होगा आपने जो है कि वहां पे जो है पहाड़ों के बीच में जो है एक वॉल का यह निर्माण किया जाता है, जिसे रिटेंशन वॉल कहते हैं। यानी जो है मतलब ऐसी दीवार जो है बनाई जाती है कि अगर ऊपर से जो है पत्थर या जो है पहाड़ या
खिसके, उनके कंक्रीट खिसके, तो वो नीचे वॉल पे आकर के जो है ठहर जाए। तो इस तरह जो है हम जो उसको जो है रोक सकते हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आच्छादन में वृद्धि, हम जो है यानी लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो है हम जो उसको उस एरिया को जो है वेजिटेशन से जो है कवर कर दें, यानी वहाँ पे जो है अच्छे तरह से वेजिटेशन का जो है उगाए, तब जो है हम भूस्खलन को यानी लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। क्योंकि जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को कटने से, मिट्टी को जो है उखड़ने से रोकती हैं, क्योंकि जड़ें जो है उस एरिया की मिट्टी को भी थामे रहती हैं। तो इस तरह जो भूस्खलन रोकने के लिए वनस्पतियों का जो हम जो है वो करें जो है, ताकि जो है लैंडस्लाइड जो रुक सके। सतही जल निकासी नियंत्रण बारिश के पानी और झरने के प्रवाह के साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने का भी काम होता है। यानी जो है जो सरफेस ड्रेनेज जो कंट्रोल है, वो भी एक जो है काम करता है कि जो है पानी, बारिश का पानी या झरने के प्रवाह के साथ जो है लैंडस्लाइड होता है, उसकी गति को भी जो है कंट्रोल करता है। तो आपने ये देखा, ये जो समझा कि रिडक्शन यह टेक्निक कहलाती है, इसे कहते हैं हम मिटिगेशन मैकेनिज्म के द्वारा हम जो है कैसे जो है भूस्खलन लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं और जमीन को अपनी बचा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सॉइल रिसोर्सेज यानी मृदा संसाधन। अभी आपको ये फर्क बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो लैंड और सॉइल के अंदर क्या फर्क होता है। तो यानी जो है लैंड जो है कोई भी जमीन हो सकती है, और सॉइल जो है वो जमीन, वो मतलब वो मिट्टी है जो थिन लेयर जो है ऊपरी जो सतह पे होती है, जिसपे जो है खेती या फार्मिंग की जा सकती है, उसको हम जो है सॉइल या रिसोर्सेज कहते हैं। अब इसके अंदर इसकी जो है डेफिनेशन देखिएगा, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ कॉल्ड सॉइल, इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लेकिन ये जमीन से एकदम जुड़ी हुई है। लैंड फॉर्म्स determine the type of soil. Soil is made of organic material and the weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of mineral and organic matter make the soil fertile. यानी यह जमीन को उपजाऊ बनाने में जो है क्या क्या जो है वो होता है जरूरी, वो आप ये देखेंगे। यानी जो है अब आप देखेंगे पृथ्वी की सतह को ढकने वाले दानेदार पदार्थ की पतली परत को मिट्टी कहा जाता है। यह भूमि से निकटता से जुड़ा हुआ है, और भू आकृतियां यानी जो जमीन की जो लैंड फॉर्म मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करती हैं कि मिट्टी किसी एरिया की कैसी है। कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस तरह से मिट्टी के अलग अलग जो है एरिया की अलग अलग जो मिट्टी जो होती है, और वो मिट्टी जो है अलग अलग जो फसलों के लिए, अलग अलग जो पौधों के लिए जो है महत्वपूर्ण होती है। मिट्टी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों, खनिजों और अपक्षयित चट्टानों से बनी है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मिट्टी के अंदर जरूर एक ही तरह के तत्व नहीं बल्कि कई तरह के तत्व होते हैं जो कि यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये आपने जो है देखा कि सॉइल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मृदा संसाधन क्या होता है, मिट्टी क्या होती है, और लैंड फॉर्म्स क्या होती है, ये अच्छी तरह से जान लिया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम जो है। अब पढ़ेंगे हम ये देखिए सॉइल लेयर्स के बारे में, यानी यह मिट्टी की जो है अलग अलग जो परतें कैसी होती हैं। ये वाली जो परत आप ये देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है। इसके बाद ये सरफेस सॉइल कहलाती है, फिर ये सब सॉइल कहलाती है, फिर ये पेरेंट रॉक कहलाती है, इसके बाद ये बेड रॉक कहलाती है। तो इस तरह आप यह देख रहे हैं कि जो है यहाँ पे जो है सॉइल की, मिट्टी की अलग अलग जो है परतें जो है होती हैं। अपक्ष तापमान में परिवर्तन, पाने पाले की क्रिया, पौधों, जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा उजागर चट्टानों का टूटना और क्षय, यानी वेदरिंग। वेदरिंग क्या चीज है? द ब्रेकिंग अप ऑफ ब्रेकिंग एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ये सारी की सारी जो वेदरिंग कहलाती है। और ये मिट्टी के लेयर्स के बारे में आपने अच्छे से जो है जाना, समझ लिया होगा। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट उस पे जो चलते हैं।
इस स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी मृदा निर्माण के कारक, यानी मिट्टी कैसे बनती है और उसके लिए कौन कौन से जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी बात करेंगे। ये देख रहे हैं सेंटर में जो है आपको जो सॉइल दिखाई दे रही है, और ये इसके जो है फैक्टर्स जो दिए हुए हैं। नंबर 1 है पेरेंट रॉक, डिटरमाइंड कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी, यानी ये वो कारक हैं, वो जो है फैक्टर हैं जो पेरेंट रॉक, यानी जो है जिससे जो है मिट्टी जो बनी वो उसके जो पेरेंट रॉक कौन सी थी जो है, और वो ये डिसाइड करती है कि मिट्टी का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसकी बनावट कैसी होगी, और उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कैसी होगी, मिनरल कंटेंट क्या होगा, उसकी परमिबिलिटी यानी जो है पानी सोखने की यह क्षमता जो है कैसी होगी। ये पेरेंट रॉक जो है डिसाइड करती है किसी भी हिस्से की मिट्टी जो बनती है वो पेरेंट रॉक के अकॉर्डिंग ही बनती है। इसके बाद है रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। एल्टीट्यूड एंड स्लोप से मतलब यह है कि जो मिट्टी जो है वो एल्टीट्यूड यानी कितनी ऊंचाई पे है, कितने स्लोप पे जो है ये डिटरमाइन करता है उसके जो है सॉइल का जो है इकट्ठा होने के लिए जो है ये जो है फैक्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है फ्लोरा फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, यानी उस जगह का फ्लोरा फौना यानी जंतु और जो है पौधे जो है वो भी निर्भर करते हैं, और उसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बहुत छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिज्म हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं कि जब उसके अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन जो है मिट्टी के कैसी होगी। इसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर जो टेम्परेचर है, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस एंड रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, ये सब जो है क्लाइमेट यानी उस जगह का जो है जलवायु कैसी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, और रेनफॉल ज़्यादा होती है, कम होती है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, यानी जो है जो रॉक फॉर्मेशन है उस पर जो है ये डिपेंड करता है क्लाइमेट जो है। इसके बाद है टाइम, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी मिट्टी की जो मोटाई है उसको जो है टाइम फैक्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है होता है, और वो भी जो है डिसाइड करता है कि मिट्टी की जो है मोटाई कैसी होगी, इसकी थिकनेस कैसी होगी। ये सब के सब जो है फैक्टर जो है सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ही अहम हैं। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि सॉइल को जो फॉर्मेट करने के लिए जो फैक्टर होते हैं वो 1 2 3 4 5 टोटल 5 फैक्टर ऐसे हैं जो मिट्टी को जो है मिट्टी के फॉर्मेशन को, फैक्टर के सॉइल फॉर्मेशन को जो है बताते हैं। पेरेंट रॉक नंबर 1, रिलीफ, फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, और टाइम जो है यानी जो है समय के साथ साथ मिट्टी की जो है मोटाई उस पर जो है डिपेंड होती है। तो ये आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कट समझ गए होंगे कि जो है फैक्टर कौन कौन से हैं सॉइल फॉर्मेशन के। अब हम बात करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, यानी सॉइल जो है कैसे खराब होती है, मिट्टी कैसे खराब होती है, मिट्टी का जो है क्षरण कैसे होता है, और उसके संरक्षण के उपाय। तो यानी फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, यानी जो है ऐसे कौन सी जो फैक्टर हैं जो मिट्टी को डिग्रेड करते हैं। एक तो कहते हैं ना ग्रेड, यानी उसका अप ये ग्रेड कर देना, और एक होता है डिग्रेडेशन यानी जो है उसका रिवर्स, की मिट्टी कैसे जो है हमारी जो है उपयोग के हेतु नहीं रह पाती। तो उसके अंदर जो फैक्टर जो है आपको जो दिख रहा है कि यह मृदा निम्नीकरण के कारण यानी डिफॉरेस्टेशन, या आप ये दिख रहा है कि जंगलों की जितनी ज्यादा से ज्यादा कटाई होगी, जितने जंगल जो है काटे जाएंगे, तो ये जिस जगह पे जो है जंगल होते हैं तो उस जगह की जो है मिट्टी को जो है पौधों की जो जड़ें जो है, पेड़ों की जो जड़ें हैं मिट्टी को थामे रहती हैं, और मिट्टी को जो है इधर उधर खराब नहीं होने देती, उधर उधर जो है खत्म नहीं होने देती। तो ये डिफॉरेस्टेशन यानी ये पेड़ों का बहुत ज्यादा कटना, वनों का खत्म होना, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है
फैक्टर है। इसके बाद है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब जो है ये है कि ये देख रहे हैं कि जो है मैदान के अंदर जो है जितने भी जो एनिमल है ग्रेज कर रहे हैं, यानी जो है चराई हो रही है। और ओवर ग्रेजिंग से मतलब ये है कि जो है जिस जमीन पे जो है ग्रेजिंग हो रही है, जिस जो है उस पे जो है घास को जो है ये जानवर जो है खा रहे हैं, तो वो जो है जानवर है, जितने भी भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, या जो है भैंसे हैं, वो जो है इतने सिविलाइज तो होते नहीं कि वो जो धीरे से मिट्टी को मतलब में जो है लगी हुई जो घास है उसको जो मतलब खाएंगे बहुत आराम से। वो तो एकदम जो है झटके से जो है खाते हैं, और उस जगह की जो मिट्टी है वो भी उखड़ जाती है। तो इस तरह जो है ओवर ग्रेसिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर है, जो कि मिट्टी को हमारे खराब करता है। इसके बाद ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी जितने भी जो है हम अपने फसलों को जो है बढ़ाने में जो केमिकल का, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी उस जगह की मिट्टी जो है खराब होती है। इसके बाद रेन वॉश। रेन वॉश से मतलब यह है कि बारिश पड़ रही है, बहुत अत्यधिक बारिश अगर पड़ रही है, तो जो है उससे जो है उस जगह की जो मिट्टी जो है पानी जो है उसको जब बहा करके जो ले जाता है, वो उस जिस जगह पे मिट्टी मौजूद होती है उस जगह से वो दूसरी जगह जो है पानी उसको ले जाता है। तो इससे रेन वाटर से भी मिट्टी जो है डिग्रेड होती है। इसके बाद है लैंडस्लाइड एंड फ्लड, यानी लैंडस्लाइड यानी पहाड़ों पे जो है जो लैंडस्लाइड होता है, यानी चट्टानें जो खिसकती हैं, और जो उससे भी जो क्या होता है उस जगह की जो मिट्टी है वो जो है खराब होकर के वो एक जगह से दूसरी जगह जो है चली जाती है। फ्लड, बाढ़ जब आती है, जब बहुत तेज बारिश और पानी का जो है जमाव, नदियों से पानी का जो है इधर उधर जो है निकलना, तो उस जगह की मिट्टी जो है जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो डिग्रेड होकर के जो बह करके कहीं दूसरी जगह जो है चली जाती है। तो इस तरह जो ये जो है सारे के सारे जो है देख रहे हैं, ये आपको जो ओवर ग्लेजिंग का जो है जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये लैंडस्लाइड आप जो है अगर हिमाचल या जो है किसी पहाड़ी इलाके पे जो गए हों, तो पहाड़ों के जो रास्ते में जो गुजरने पे जो आपने देखा हो कि रास्ते बंद हो जाते हैं, कहते हैं कि लैंडस्लाइड हो गया, तो वो सड़कें भी बंद हो जाती हैं, उस जगह से जो मिट्टी जो है खिसक करके जो सड़कों पे आ जाती है और इधर से उधर जो है वो चली जाती है। तो ये लैंडस्लाइड का जो है आपको जो है एग्जाम्पल यह दिखाई दे रहा है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अति प्रयोग यानी बहुत ज्यादा तादाद में प्रयोग होना, वर्षा से जो है मिट्टी की धुलाई यानी मिट्टी जो है बह करके इधर से उधर चली जाना, भूस्खलन और बाढ़ यानी जो है चट्टानों का खिसकना और बाढ़, ये जो है बहुत ही मिट्टी को डिग्रेड करने में जो है मतलब हमको जो है मतलब नजर आते हैं। इनका ये रीजन है कि मिट्टी को जो है ये डिग्रेड करते हैं। अब जो है हम बात करेंगे सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, यानी जो है मिट्टी को जो है कंजर्व करने के लिए तरीके कौन कौन से हैं। नंबर वन है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन plants is covered with layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, ये पौधों के जो बीच में जो हम जो है अगर इसके अंदर ये पुआल वगैरह जो है डाल देते हैं, तो वहां की जो मिट्टी है वो जो है पौधे जो है और उनकी जो जड़ें जो है थामने में जो कामयाब हो जाती हैं। इसके बाद contour barrier, stone, grass, soil are used to build barrier along contours. Trenches are made in front of the barrier to collect water. Rock dam, rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevent gullies and further soil loss. ये फिगर 2 जो है आगे जो उस पे पेज पे आएगी। टेरेस फार्मिंग, ब्रॉड फ्लैट स्टेप और टेरेस are made on the steep slope so that the surface are available to grow crop. They reduce surface runoff and soil erosion. Intercropping, different crops are grown in alternate rows and are sown in different times to protect the soil from the rainwash. Contour plowing, एक कंटूर बैरियर है, ये कंटूर प्लोइंग है। प्लोइंग पैरेलल टू कंटूर ऑफ ए हिल स्लोप फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर वाटर फ्लो to down the slope. इसके बाद shelter bed, in coastal and dry region rows of trees are planted to check the wind movement to protect the soil. यानी जो है हम
मिट्टी को जो है कंजर्व करने के जो तरीके में जो है मल्चिंग, कंटूर बैरियर, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लोइंग और शेल्टर बेड, ये जो है तरीके जो है होते हैं। अब इनको और आगे भी हम जो है देखते हैं। ये आप ये पहली वाली फिगर देख रहे हैं, ये मल्चिंग टेक्निक कहलाती है और बाकी जो फिगर भी नेक्स्ट इसके अंदर आपको जो शो हो रही है। मृदा संरक्षण के कुछ तरीके, मल्चिंग यानी पौधों के बीच खाली जमीन, पुआल जैसे अभी आपको बताया कार्बनिक पदार्थों की एक परत से ढकी होती है, ये मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है। कंटूर बैरियर, कंटूर की मेडियस के साथ बैरियर बनाने के लिए पत्थरों, घास, मिट्टी का उपयोग किया जाता है। पानी इकट्ठा करने के लिए बैरियर के सामने खाई बनाई जाती है। रॉक डैम, पानी के बहाव को धीमा करने के लिए चट्टानों को ढेर कर दिया जाता है, यह गली और आगे मिट्टी के नुकसान को रोकता है। छत की खेती, खड़ी ढलानों पर चौड़ी सपाट सीढ़ियां या छत बनाई जाती हैं ताकि फसल उगाने के लिए सपाट सतह उपलब्ध हो। ये सतही अफवाह और मृदा अपवर्तन को कम करते हैं। इंटरक्रॉपिंग के अंदर अलग अलग फसलें वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती हैं और मिट्टी के को बारिश से बचाने के लिए अलग अलग समय पर बोई जाती हैं। कंटूर जुताई, पहाड़ी ढलान की आकृति के समांतर जुताई करके ढलान के नीचे बहने वाले पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण किया जाता है। आश्रय पेटियां यानी तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने के लिए पेड़ों की कतारें लगाई जाती हैं। ये भी अगले जो है चित्र के अंदर आप जो है देखेंगे। ये देखिए, ये चित्र आपके सामने है, ये टेरेस या फार्मिंग कहलाती है। इस तरह की जो है आकृति या टेरेस फार्मिंग। इसके बाद ये कंटूर जो है जुताई यानी जो है ये देखना नहीं, कंटूर जो है जुताई का जो है चित्र है। आगे भी और ये चित्र आप ये देखेंगे। इसके बाद ये देखिए इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के अंदर ये देखना कि जो है ये एक जो है शलजम है, ये मूली है, ये कोई पालक है और ये सरसों है। ये अलग अलग कतारों के अंदर अलग अलग जो है पौधे जो है लगाए जाते हैं ताकि जो है हम पौधों को जो है मिट्टी के कटाव को ये रोक सकें। इसके बाद ये आश्रय पेटियां आपको ये दिखाई दे रही है। इसके अंदर ये शेल्टर बेड भी होती हैं, यानी तेज हवाओं को से ये बचने के लिए, रोकने के लिए हम बड़े पेड़ों का जो है मतलब जो लगा देते हैं, लगाया जाता ताकि उगाए जाते हैं और उसके आसपास जो फसलें हैं वो जो है ठीक सुरक्षित रहें और जो है वो सही जो से उनकी देखभाल हो सके। तो जो है ये जो है शेल्टर बेड कहलाती हैं। ये जितने भी ये जो ड्राई एरिया होते हैं या समंदर के किनारे होते हैं या जहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं, वहां पे हम शेल्टर बेड का जो है इस्तेमाल करते हैं। पिछले जो स्लाइड के अंदर आपने जो मिट्टी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज यानी पानी जो है कि जल संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी जो है जो पृथ्वी है उसका यह 3/4 भाग जो है पानी से जो घिरा हुआ है, पानी मौजूद है। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.57% यानी 70% ऑफ दिस अकर्स इन आइस शीट एंड ग्लेशियर। इसके अंदर जो है 2.7% के अंदर भी जो 70% पानी है वो हमारा ग्लेशियर में है या जो है बर्फों के अंदर जो जमा हुआ है। तो जो है ये आप ये देखना है कि जो हमारी पृथ्वी जो नीला हमारा जो है पृथ्वी का जो उपग्रह ग्रह कहलाता है, लेकिन जो है पृथ्वी पे जो पानी बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी 2.7% है और उस 2.7% का भी 70% जो है वो ग्लेशियर और आइस शीट के अंदर मौजूद है। सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पानी हमारे लिए बहुत बेहद जरूरी है और ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। इसके बिना जीवन नहीं, जल नहीं तो जीवन नहीं। पानी पौधों के लिए भी जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। इसके बाद इट इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल थ्रू वाटर साइकिल। ये पानी जो है जल चक्र के माध्यम से जो है रिन्यू हो जाता है, यानी जो है जितना पानी पृथ्वी पे जो है इस पृथ्वी पे जो बनने के टाइम पे मौजूद था उतना ही पानी आज भी मौजूद है और ये जल चक्र के माध्यम से हम जो है इसको जो है अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये देख रहे हैं, ये चित्र के अंदर देखिए ये ओशियन है, यहाँ से जो है पानी या सूरज की रोशनी से एवापोरेट होकर के गर्म होकर के जो है बादल के ये रूप में आ जाता है और फिर बादल से फिर वर्षा। तो इस तरह जो है ये जो है चक्र जो है चलता रहता है, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। अब आती है बात यूज ऑफ वाटर, पानी का उपयोग।
Water for agriculture industry generating electricity, challenges to water availability, rising demand for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living are the major factor leading to shortages in supply of fresh water either due to drying up of water sources or water pollution। तो ये आपने देखा है पानी का उपयोग मतलब जो है आप बहुत आसानी से आप खुद भी बता सकते हैं कि आप पानी का क्या उपयोग कर सकते हैं। पानी का उपयोग पीने के लिए होता है, पानी का उपयोग जो है नहाने के लिए होता है, कपड़े धोने के लिए होता है, खाना बनाने के लिए होता है। पानी है तो सब कुछ है, तो इसलिए पानी के बिना जिंदगी संभव नहीं है। तो यानी पानी हमारी जो है लाइफ का एक हिस्सा है और उससे हम जो है बहुत सारे जो है फायदे उठाते हैं और हम अपने जीवन को जो है सफल भी बनाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी जो जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या हैं इसके बारे में हम जो है बात करेंगे कि जो है स्कैसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन, कई इलाकों में पानी की बहुत किल्लत होती है और देशों में भी जो है बहुत यह किल्लत होती है। इसके अंदर जो है आप ये देख सकते हैं अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों और पूरे ऑस्ट्रेलिया को ताजे पानी की आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब इसमें जो है इसकी रीजन क्या है? वर्षा में भिन्नता, यानी बारिश जो है कहीं मतलब जो है ज्यादा होती है, कभी कहीं होती है, और अत्यधिक दोहन। दोहन यानी जो है हम जो है पानी का जो है बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं, वो जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन यह कहलाता है। और जल स्रोतों का प्रदूषित होना, जितने भी जो जल के जो स्रोत है जहाँ से पानी निकलता है उनके जो स्रोत हैं वो जो है पॉल्यूटेड हो जाते हैं और पॉल्यूशन होने में इसमें जो है मानव जो है बहुत एक जो बड़ी जो भूमिका जो निभा रहा है, क्योंकि वो भूमिका अपने जो है फैक्ट्रियों के अंदर से निकलने वाला, कारखानों से निकलने वाला जो प्रदूषित जो केमिकल है वो जो है साफ पानी के अंदर जो मिल जाता है, जिससे जो है पानी के जो स्रोत हैं वो भी जो है वो है प्रदूषित हो जाते हैं। अब जो है तो इसका तरीका क्या है कि जो हम कैसे जो पानी की जो उपलब्धता को बढ़ाएं। तो सबसे पहले है जल संचयन, यानी वर्षा जल को जो है इकट्ठा कैसे किया जाए। इसके लिए तकनीक है कि छत से वर्षा जल एकत्र करने की प्रक्रिया है सबसे ऊपर और इसे एक उपयुक्त स्थान पर निर्देशित करना जहां उसे संग्रहित किया जाता है भविष्य के काम। औसतन 2 घंटे के लिए बारिश का एक समय पर्याप्त है। अगर लगातार जो बारिश अगर जो है 2 घंटे होती है तो हम जो है औसतन जो है 8000 लीटर पानी जो है इकट्ठा कर सकते हैं। यानी जो है अब छत को जो है हम इस तरह जो है डिजाइन करते हैं ताकि जो पानी है वो जो है डिलीवरी जो है नलियों से होता हुआ हो, निकास नलियों से होता हुआ वो किसी ऐसे जो है इकट्ठा होने की जो जगह पे जो है जमा हो जाता है जहाँ पे हम जो चाहते हैं कि अपने भविष्य में उस पानी को जो है इस्तेमाल कर सकें या अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है उसको जो है ढाल सकें। तो इसके अंदर जो है जल उपलब्धता की समस्या को दूर करने के लिए सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ, यानी छतों से हम पानी को कैसे इकट्ठा करें टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज stored for future use। On an average, one spell of rain for 2 hours is enough to save 8000 लीटर of water। यानी अगर 8000 लीटर अगर हमें पानी जो है वो जमा करना है तो हम जो है लगातार अगर 2 घंटे बारिश हो रही है तो हम जो है अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक से जो है तकरीबन 8000 लीटर पानी को जो है हम इकट्ठा कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये आपने जो देखा कि जो है किस तरह हम पानी की यह समस्या को सुलझा सकते हैं, ये आपने जो है बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो ये प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी यानी जल उपलब्धता की समस्या को कैसे दूर किया जाए। अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ओवरयूज ऑफ एंड पॉल्यूशन आर ग्रेट थ्रेट। केमिकल इंडस्ट्री एफ्लुएंट अंडर untreated sewage, non-biodegradable chemical reach human body, conservation method, treating effluent,
Forest and other vegetation cover slow surface runoff and replenish the underground water. Rainwater is harvesting properly lined to minimize the losses of water seepage. Sprinkles effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. तो आपने ये देखा कि हम पानी को कैसे जो है कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसको सुरक्षित कर सकते हैं ताकि आगे की आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सकें और हम भी जो है उसका प्रॉपर यूज कर सकें। अब हम बात करेंगे वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप ऑफ एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। अब जो है आप ये देख रहे होंगे कि ये वर्ड जो है कुछ सुना हुआ सा लगता है। वेदर, वेदर से जो है इसका जो कोई इतना जो है रिलेशन ताल्लुक नहीं है। ये वेदरिंग एक अलग वर्ड है और इसको हिंदी में अपक्षय कहते हैं। तापमान में परिवर्तन, पाले की क्रिया, पौधों और जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा उजागर चट्टानों का टूटना और क्षय होना, उनका ये जो है वेदरिंग कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आप जैसे जो बिल्कुल अच्छे से जो है ध्यान जो है से जो बिल्कुल जो याद करिएगा। वेदरिंग जो अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग से कंफ्यूज मत होइए कि ये वेदर से जो इसका रिलेशन है, लेकिन इसका रिलेशन इतना ही है, तापमान में जो परिवर्तन यानी टेम्परेचर जो बदलता है, या पाले की क्रिया, पाला जो कहते हैं ना, जब जो बहुत ज्यादा ये सर्दी पड़ती है तो आप जो कहते हैं ना, जब सूरज निकलता नहीं और जो बिल्कुल जो कोहरा वगैरह जो छाया हुआ रहता है, तो कहते हैं ना पाला पड़ गया, पाला पड़ गया कहने की कहते हैं। और पौधों और जानवरों और मानव गतिविधियों द्वारा उजागर चट्टानों का टूटना और उनका क्षय होना जो है, ये जो है वेदरिंग कहलाता है। अब आप जो देखेंगे जो है इन वेदरिंग से जो है जो अगला जो है वो पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्ध शीघ्र ही गुर्दे की विफलता से मर रहे थे। एक जो दवा होती है, इसको कहते हैं डाइक्लोफेनॉक, उपचारित पशुओं की के लिए, यानी जो भीड़ बकरी होती है जिनको जो थोड़ा सा टेम्परेचर हो गया या बुखार या जो कोई और जो कोई तकलीफ कोई और, उनको डाइक्लोफेनिक यह दवा दी गई और एस्प्रिन यह दी गई या आइबुप्रोफेन यह दवा दी गई, लेकिन वो जो है ठीक नहीं हो पाए और वो मर जाते हैं। और उन मरे हुए पशुओं को जो खत्म करने के लिए वल्चर्स यानी गिद्ध वगैरह जो है उसको जो है खा लेते हैं। तो उससे जो है उनमें एक गिद्धों में जो है गुर्दे की बीमारी हो जाती है और जो वो मर रहे थे। तो ये गिद्ध जो है हमारे लिए क्या काम कर रहे थे, ये हमारे लिए सफाई का जो है काम कर रहे थे, साफ सफाई करते थे। और जो है वो इन प्रतिबंधित दवाओं के जो है जरिए से जो पशु मरे खा करके, और उनको खाने के बाद जो गिद्धों ने जो उसे जो है साफ करने के लिए खाया, तो गिद्धों की भी जो है मौत हो गई, गिद्ध भी मर गए। तो वल्चर्स, ये देखना ना, ये वल्चर जो है का एक ये तस्वीर आपके सामने है। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर स्केवेंजिंग लाइव स्टॉक treated with diclofenac and a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Effort are on to ban the drug for livestock use and breed vultures in captivity। यानी जो है जो इन दवाओं का यह उपयोग जो बंद किया जाए जानवरों के ऊपर, ताकि जो है जानवर उनसे ट्रीट ना किए जाए, और हमारे वल्चर भी जो है जो कि जो है एक सफाई का काम करते हैं, उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो जो है ये इसके अंदर आपने ये देखा। अगले वीडियो के अंदर हम कुछ और देखते हैं। अब हम बात करते हैं जीव मंडल की। अब ये जीव मंडल क्या होता है? जीव मंडल में जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारिस्थितिक तंत्र के रूप में जाना जाता है। अब ये देख रहे हैं जो है आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी जो है जिस आदमी जो है बिना हवा के भी नहीं जिंदा रह सकता। इसके बाद लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर यानी वो हिस्सा जमीन का जिसमें आप खड़े हैं, रह रहे हैं, बिल्डिंग है, वो लिथोस्फेयर कहलाता है। इसके बाद हाइड्रोस्फेयर यानी जो है बिना पानी के भी जो है जीवन जो संभव नहीं है। तो ये देखना है कि ये तीन चीजें जो है जरूरी हैं, और ये तीनों चीजें जो परस्पर जो है मिल करके जो है बायोस्फेयर का ये निर्माण करती हैं। ये वाला जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना,
जहाँ पे ये तीनों सर्किल यानी तीनों स्फीयर एक दूसरे को जब मिल कट कर रहे हैं, तो जो पोर्शन जो है इसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इन द बायोस्फीयर living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. इसको ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो अब तक जो है आपने जो बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर के अंदर एटमॉस्फेयर यानी जिसमें हवा होती है, लिथोस्फीयर यानी जिस जमीन पे हम रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, और हाइड्रोस्फीयर यानी पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते। यानी जो है हवा, जमीन और पानी, ये तीनों जो है जीव मंडल के लिए जरूरी हैं, और इससे ही जीवन जो है पृथ्वी पे मौजूद है। तो स्टूडेंट अब तक हम जो है पढ़ चुके हैं जो है मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, और जो है भूमि के बारे में, जो है ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये सब एक एक जो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वनस्पति और वन्य जीवन का महत्व हमारी जिंदगी में क्या है। नंबर वन, प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर एंड गिव्स शेल्टर टू एनिमल। यानी पौधे हमको पेड़ पौधे हमको जो क्या देते हैं, हमको लकड़ी प्रदान करते हैं, जिससे हम जो अपना फर्नीचर, अपनी ज़रूरत की जो है फर्नीचर और ये चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो एनिमल्स को भी शेल्टर देते हैं। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कि पेड़ों पे जो रहते हैं, तो इसका मतलब वो शेल्टर दे रहे हैं। नंबर दो, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो भी पौधों से ही बनती है, पेड़ों से ही बनती है। प्रोटेक्ट सॉइल, so essential for growing crops, act as shelter belt, helps to in storage of underground water, give us fruit, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal। ये सारे के सारे जो है ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन के साथ साथ जो और जो है कैसे ये क्या ये करते हैं, फसलें हमें प्रदान करते हैं, शेल्टर बेल्ट देते हैं, स्टोरेज देते हैं, और ये पानी के जो है भूमि के कटाव को, मिट्टी के कटाव को भी जो है रोकते हैं। इसके अलावा हमें फ्रूट मिलते हैं, नट मिलते हैं, लेटेक्स यानी रबड़ मिलती है, टर्पेंटाइल तेल मिलता है, गम है, मेडिसिनल जो प्लांट होते हैं वो हमारे मेडिसिन बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोड्यूस मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल, इंसेक्ट लाइक बीट्स, प्रोवाइड अस हनी, हेल्प्स इन पॉलिनेशन। इसके अलावा जो है हमें और क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, और हमें जो है अपने जो तन को ढकने के लिए, सर्दी से बचने के लिए वूल प्राप्त होती है। इंसेक्ट जो है हमको यह कह देते हैं, जिसमें शहद की मक्खी जो है हमको जो है शहद प्रोवाइड करती है। ये जो है साथ में जो जितनी भी बटरफ्लाइज वगैरह होती हैं, ये पॉलिनेशन की क्रिया को भी जो है पूरा करते हैं। यानी एक जगह से पॉलन ये लेकर के उड़ करके दूसरी जगह जो है जाते हैं, और पॉलिनेशन के जो है पॉलिनेशन हो की क्रिया होती है। इसके अलावा बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर एज वेल। और जितने भी जो है बहुत से जब बर्ड्स ऐसी भी हैं, इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो कि ये डिकम्पोज करते हैं, यानी जो मरे हुए जो जानवरों को खा करके उनको खत्म करते हैं। इसमें वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड डेड लाइव स्टॉक is a scavenger and considered a vital cleanser of environment। यानी ये हमारे वातावरण को जो है साफ भी करता है। तो यानी जो है आपको क्लियर हो गया, पौधे हमें लकड़ी प्रदान करते हैं, जानवरों को आश्रय देते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मिट्टी की रक्षा करते हैं, आश्रय बेल्ट के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के भंडारण में मदद करते हैं, हमें फल, नट, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद और औषधियां मिलती हैं। वन्य जीव दूध, मांस, खाल, ऊन का उत्पादन करते हैं। मधुमक्खी जैसे कीट हमें शहद प्रदान करती है, फूलों के परागण में मदद करते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र में डिकम्पोजर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षी कीड़ों को खाते हैं और डिकम्पोजर के रूप में भी कार्य करते हैं। मृत पशुओं को खाने की अपनी क्षमता के कारण गिद्ध एक मेहतर है, और इसे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण सफाई करता भी माना जाता है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमारी यह जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का क्या महत्व है। अब हम बात करेंगे जब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कैसे है, यानी कैसे जो है हम इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड
एज नंबर 1 फॉरेस्ट। ये किसमें ये बटा हुआ है? दुनिया के प्रमुख वनस्पति प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। वनों के रूप में घास के मैदान, भारी वर्षा वाले क्षेत्र, विशाल पेड़ पनप सकते हैं। स्क्रब यानी शुष्क क्षेत्र में उगता है। टुंड्रा क्या वृक्ष रहित ध्रुव मरुस्थलीय उच्च अक्षांश में पाया जाता है। ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों की टुंड्रा वनस्पति में कई काई और लाइकेन जो शामिल है। यानी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के अंदर जो है ग्रासलैंड यानी जो है वनों के साथ साथ पहले बात नंबर 1 वन, इसके बाद ग्रासलैंड घास के मैदान। स्क्रब यानी जो है जहाँ पे जो है बारिश कम होती है, जैसे रेगिस्तानी इलाका है, राजस्थान है, वहां पे जो है जो कटीली जो है आपको जो है झाड़ियां आपको जो मिलती हैं, और वो भी जो है इकट्ठी नहीं भैया दूर दूर होती है। उसका वजह यह है, कटीली होने का जो रीजन ये है कि जो है जो पेड़ पशु हैं उनको खा ना लें, या वो अपनी सुरक्षा को जो है बरकरार रखते हैं। कटीले जो है अपनी जो है नेचर की वजह से, और इसके साथ जो है उनकी जो लीव्स होती हैं, आपने देखा होगा एलोवेरा वगैरह है, उसकी जो लीव्स होती है वैक्सीन वाली होती है, वैक्स वाली होती है, मोम जैसी होती है थोड़ी सी जो है, और ये वो बहुत ही काम आने वाली होती है। साथ में जो है ये रीजन है कि यह उसको जो पशु पक्षी कांटे होने की वजह से और चिपचिपी होने की वजह से खाते नहीं है, ताकि वह वहां की वनस्पति है वो सुरक्षित रह सके। इसके अलावा टुंड्रा, टुंड्रा या ट्रीलेस पोलर डेजर्ट, यानी जो हमारी जो अक्षांश है मरुस्थलीय या उच्च अक्षांश में पाया जाता है टुंड्रा। और जो टुंड्रा के अंदर जो पाई जाने वाली वनस्पति काई और लाइकेन होती है। लाइकेन जो है आपने देखा होगा कि यह बारिश अगर जो है होती रहे, या मॉइस्चर अगर जो है एक जगह रहे, तो वहां पे जो काई जो है पैदा होती है। लेकिन टुंड्रा जो क्षेत्र है, जो कि हमारा जो है उच्च अक्षांश वाला जो क्षेत्र है, वहां पे भी ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। हमारी पृथ्वी पे जो है प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार वितरित है, वनों के रूप में, घास के मैदान के रूप में, स्क्रब के रूप में और टुंड्रा के रूप में। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जो है हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कैसे जो है सुरक्षित करें और उसको संरक्षण जब प्रदान करें, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले यह देखिए, फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve the valuable resource. Forests are our wealth. Plants give shelter to animals, and together they maintain ecosystem. Changes of climate and human interfaces can cause the natural habitat for the plant and animal species have become vulnerable or endangered, and some are of the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, constructional activity, forest fires, tsunami, and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species. अब जो कंजर्व करने के लिए बात हो रही है कि कंजर्व करने में नेचुरल वेजिटेशन में और वाइल्ड लाइफ को कैसे हम ये कंजर्व करें, तो हम जो है पेड़ों का कटाई यानी वनों की कटाई को रोकें, और जो है पेड़ जो है ज़्यादा लगाएं, मेंटेन इकोसिस्टम को करें, क्लाइमेट को अच्छा बनाएं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो वल्नरेबल जो है जो जातियां हैं जंतु की, उनके जो शिकार होते हैं अवैध तरीके से जो है उनका शिकार होता है, उसको रोकें। और फॉरेस्ट की जो फायर होती है, फॉरेस्ट आग जो लग जाती है, उसको भी जो है रोकें। ये सारे के सारे जो है रीजन जो है हम रोकने से जो है वो अपने फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, पूरी दुनिया में वन आवरण तेजी से लुप्त हो रहा है, वहां इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है। जानवरों को खाल, नाखून, दांत, सींग के साथ साथ पंखों के संग्रह और अवैध व्यापार के लिए शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, हिरन, काला हिरन, मगरमच्छ, गेंडा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग। जागरूकता को बढ़ाकर इनका संरक्षण किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान खोले जाएं, वन्य जीवन अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कीमती संसाधनों को घटने से बचाने के लिए खाड़ियों और झीलों और आर्द्र भूमि
संरक्षण आवश्यक है। वन हमारी संपदा है, पौधे हमारे जानवरों को आश्रय देते हैं, साथ में पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप पौधों और जानवरों के प्राकृतिक आवासों के नुकसान के कारण बन सकते हैं। प्रजातियां कमजोर या लुप्त प्राय हो गई हैं और कुछ है विलुप्त होने के कगार पे हैं। वनों की कटाई को रोकना, मिट्टी का कटाव, निर्माण गतिविधियां, जंगल की आग, सुनामी, भूस्खलन और कुछ ऐसे मानवीय प्राकृतिक कारक हैं जो इन संसाधनों को विलुप्त होने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। प्रमुख चिंताओं में से एक है अवैध शिकार, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष प्रजातियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। अब हम बात करेंगे यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या में गड़बड़ी ना हो तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। दुनिया में के कई हिस्सों में मानवीय गतिविधियों ने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को अस्त व्यस्त कर दिया है। अंधाधुंध हत्याओं के कारण कई पक्षी और जानवर या तो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पे हैं। सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव जैसे जागरूकता कार्यक्रमों को क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्कूली बच्चों को पक्षी देखने और प्रकृति शिविरों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वो विभिन्न प्रजातियों के आवासों की सराहना कर सकें। कई देशों ने व्यापार के साथ साथ पक्षियों और जानवरों की हत्या के खिलाफ कानून भी पारित किए हैं। भारत में शेर, बाघ, हिरण, महान भारतीय बस्टर्ड और मोर को भी मारना अवैध है। There is a balance in environment if the relative number of species is not disturbed. Human activity in several parts of the world have disturbed the natural habitat of many species due to the indiscriminate killing. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. Awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the regional and the community level. School children should be encouraged to birdwatch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. Many countries have passed law against the trade as well as killing of bird and animal. In India, killing lions, tiger, deer, great Indian bustard and peacock is illegal. ये भी है, आप बिल्कुल क्लियर कट हो गया होगा कि हम जो है प्रजातियों के सापेक्ष को जब बढ़ाने में जो कैसे जो है मददगार हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर natural vegetation and wildlife. Conservation of creeks, lakes and wetland is necessary to save the precious resource from depletion. Animals are poached for collection of illegal trade of hide, skin, teeth. जानवरों को खाल, नाखून और इनके लिए जो शिकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य खोल करके हम जो है इनकी रक्षा कर सकते हैं और अपने कीमती संसाधनों को घटने से बचाने के लिए खाड़ियों, झीलों और आड़ भूमि का संरक्षण भी आवश्यक है। तो इस तरह आप जो बिल्कुल अच्छे से जो समझ गए होंगे कि हम अपने जो है जीवन को जो है आगे जो भविष्य के अंदर भी जो रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है जानवरों का जो शिकार ना करें, उनको जो है अपनी जो शौक पूरे करने के लिए, उनके व्यापार को जो इस्तेमाल करने के लिए शिकार पे जो है रोक लगाएं और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है हम प्रोत्साहित करें। इससे ही हमारी जो है वन्य जीवन जो है सुरक्षित रह सकता है। तो अब तक जो है आपने जो है पढ़ा सबके बारे में, भूमि के बारे में, मिट्टी के बारे में, जल संरक्षण के बारे में, जल के बारे में, जल के उपयोग के बारे में और इसके अलावा जो है वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और जो है हम जो है अपनी वाइल्ड लाइफ या सेंचुरीज को जो है कैसे जो है बढ़ा सकते हैं और अपनी जो वाइल्ड लाइफ जो है जो रिसोर्सेस है, यानी ये भी हमारे लिए एक रिसोर्स है जो कि हमको जो है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और हमारी आवश्यकताएं भविष्य में भी पूरी होती रहें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इनको बचा कर रखें, इनको हम जो है संरक्षण दें, इनको सुरक्षित करें और हम जो है भविष्य में अपनी जो है लाइफ को जो है आगे बढ़ाते रहें, अपनी पीढ़ियों के लिए भी और आने वाले लोगों के लिए भी जो है हम ये काम कर सकते हैं।
इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सिटीज यानी जो अगर फुल फॉर्म हम जो पढ़ें तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of world fauna and flora is an international agreement between government. It aims to ensure that the international trade in a specimen of wild animal and plant does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animal and 28,000 of species of plants are protected. Bear, dolphin, cacti, coral, orchids and एलोइड्स आर सम एग्जाम्पल। यानी सिटीज जो है कि अगर फुल फॉर्म करें तो जो है जितनी भी संकटापन्न प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक कन्वेंशन के जरिए जो है ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ सरकारों के बीच में, और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जंगली जानवर और पौधे और उनके अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल सकते। मोटे तौर पर 5,000 जानवरों की प्रजातियों और पौधों की 28,000 प्रजातियों की रक्षा की जाती है, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल, ऑर्किड और एलो इसके कुछ उदाहरण हैं। तो आप बिल्कुल एकदम जो है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ भी जो है नहीं छोड़ा, सारे के सारे जो पॉइंट बहुत अच्छे से जो क्लियर हो गए होंगे आपको। और फिर भी कोई जो है आपको कोई क्वेरी होती है तो आप स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है हमको जो है पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स के अंदर भी है डाल करके जो है आप क्लियर कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही लेंथी चैप्टर था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमने इसको जो है फिर भी कंसाइज किया का एक कम्प्रहेंसिव के तौर पे जो है इसको कंप्लीट किया। तो आप जो है अच्छे से बिल्कुल सब कुछ समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, और इसको जब बहुत ध्यान से जो है देखिए, बहुत ही काम आने वाला चैप्टर है और आपके लाइफ के साथ जो है ये जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, जिसको जो है हमने जो है पूरा किया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बता रहे हैं, वो आप बहुत ध्यान से करिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। हर पॉइंट से जो है हमने इसको जो है बिल्कुल ये पूरा जो है समझा दिया, सारे पॉइंटों को बता दिया, और अब आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे और इन प्रश्नों को जो है हल करने में भी जो सक्षम हो गए होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक कौन कौन से हैं। नंबर 2, आज भूमि निम्नीकरण के कोई जो है 2 कारण लिखिएगा। नंबर 3, भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। पौधों और जानवरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए उनके बारे में लिखिए, और इन्हें किन्हीं 2 कदमों के नाम लिखिए। नंबर 5, जल संरक्षण के 3 उपाय लिखिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए विच आर ऑफ द 2 मेन climatic factor responsible for soil formation. Number 2, write any 2 reason for land degradation today. Why is land considered an important resource? Number 4, name any 2 steps that government has taken to conserve plants and animal and suggest 3 ways to conserve water. तो इस तरह जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से करिएगा। तो ये बिल्कुल जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जो है बहुत अच्छे से जो है समझ में आया होगा आपको। एक एक पॉइंट आपको एकदम क्लियर कर दिया गया, बिल्कुल समझा दिया गया। सब जो है पूरे वीडियो को यह देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।